स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। The Anglo-French Rivalry and Carnatic Wars। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे इंडिया में ट्रेड करने के लिए अलग अलग यूरोपियन कंपनीज आती हैं। आज हम उन्हीं में से दो कंपनीज इंग्लिश और फ्रेंच के बीच की राइवलरी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। दोस्तों, वैसे तो ब्रिटिश और फ्रेंच ट्रेड करने के लिए इंडिया आते हैं, लेकिन बाद में ये दोनों इंडिया की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये दोनों ही कंपनीज मर्केंटिलिज्म में यकीन करती थी, जिसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए ट्रेड में मोनोपोली होना जरूरी माना जाता था। दोनों पावर्स इंडिया में कमर्शियल मोनोपोली चाहती थी, इसलिए दोनों पॉलिटिकल पावर एस्टैब्लिश करने में लग जाते हैं। तो दोनों के बीच राइवलरी होना भी नेचुरल था। इसके साथ ही वर्ल्ड हिस्ट्री में पहले से चली आ रही ट्रेडिशनल एंग्लो फ्रेंच राइवलरी का रिफ्लेक्शन भी इंडिया में देखने को मिलता है। इंडिया में ये राइवलरी 3 कर्नाटिक वॉर्स के फॉर्म में सामने आती है। तो आइए एक एक करके जानते हैं तीनों कर्नाटिक वॉर्स के बारे में। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर फ्रॉम 1740 टू 1748। बैकग्राउंड। कोरोमंडल कोस्ट और उसके आसपास के एरिया को यूरोपियंस ने कर्नाटक नाम दिया था। इंग्लिश और फ्रेंच के बीच इंडिया में हुए सभी वॉर्स जनरली इसी एरिया में हुए थे, इसीलिए इन्हें कर्नाटिक वॉर्स बोला जाता है। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर यूरोप में हुए ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन का इंडिया में एक्सटेंशन था। 1740 में यूरोप में ऑस्ट्रिया के सक्सेसर के इशू पर वॉर शुरू होता है, जिसमें इंग्लैंड और फ्रांस आमने सामने होते हैं। यूरोप की राइवलरी इंडिया में पहुंच जाती है फर्स्ट कर्नाटिक वॉर के रूप में। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर के दौरान मद्रास में 1746 में बैटल ऑफ सेंट थॉमस होता है, जिसमें कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन और फ्रेंच फोर्सेज आमने सामने होते हैं। आइए जानते हैं ऐसा क्यों होता है। कोर्स ऑफ द वॉर। इंडिया में इंग्लिश और फ्रेंच कंपनीज के बीच हॉस्टिलिटीज की शुरुआत होती है जब 1745 में इंग्लिश नेवी कॉमोडोर कर्टिस बेनेट की लीडरशिप में कुछ फ्रेंच शिप्स को सीज कर लेती है। इसका बदला लेने के लिए फ्रेंच गवर्नर ड्यूप्लेक्स मॉरिशस से एक फ्रेंच फ्लीट बुलाते हैं। एडमिरल ला बोदुनवा की लीडरशिप में यह फ्लीट अंग्रेजों की मद्रास फैक्ट्री पर अटैक करती है और आसानी से मद्रास को जीत लिया जाता है। लेकिन इसी बीच कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन खान फ्रेंच से कहते हैं कि उनकी टेरिटरी में वो इस तरह फाइट नहीं कर सकते और तुरंत मद्रास से वापस जाने का ऑर्डर देते हैं। पर फ्रेंच गवर्नर ड्यूप्लेक्स उन्हें ये कहकर शांत कर देते हैं कि मद्रास को जीतने के बाद वो उसे नवाब को गिफ्ट कर देंगे। जब फ्रेंच मद्रास जीतने के बाद भी नवाब से किया हुआ अपना प्रॉमिस नहीं पूरा करते, तो अनवरुद्दीन अपने बेटे महफूज खान की कमांड में 10,000 सोल्जर्स की एक आर्मी मद्रास को कैप्चर करने के लिए भेज देते हैं। फिर फ्रेंच की आर्मी के साथ इनका सामना होता है सेंट थॉमस नाम की जगह पर, जो रिवर अडियार के बैंक पर लोकेटेड है। सिग्निफिकेंस। ये वॉर यूरोपियंस की आंखें खोल देती है। उनको सेंट थॉमस के बैटल से यह रियलाइज होता है कि इवन एक छोटी सी डिसिप्लिन्ड आर्मी आसानी से एक बड़ी इंडियन आर्मी को हरा सकती है, क्योंकि इस बैटल में फ्रेंच साइड से 230 यूरोपियंस और 700 इंडियन सोल्जर्स मिलकर नेटिव आर्मी की 10,000 की फोर्स को हरा देते हैं। उसके अलावा डेक्कन में चल रहे एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट में नेवल फोर्स की इंपॉर्टेंस भी इस वॉर के बाद बहुत क्लियर हो जाती है। दोस्तों, ऐख-ला-शैपेल की संधि से फर्स्ट कर्नाटिक वॉर का एंड तो हो गया, लेकिन इनके आपस में रिश्ते इससे फ्रेंडली नहीं बनते हैं। इनकी राइवलरी कंटिन्यू रहती है और जन्म देती है सेकेंड कर्नाटिक वॉर को। आइए अब उसके बारे में जानते हैं। सेकेंड कर्नाटिक वॉर 1749 टू 1754। बैकग्राउंड। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर के बाद फ्रेंच गवर्नर ड्यूप्लेक्स के पॉलिटिकल एम्बिशंस बढ़ जाते हैं। वो सदर्न इंडिया में फ्रेंच की पावर और पॉलिटिकल प्रभाव को बढ़ाने के लिए वहां के लोकल डायनेस्टिक डिस्प्यूट्स में इंटरफेयर करना शुरू करते हैं। उनका एक एम इसमें अंग्रेजों की पावर को कम करना भी था। उनको ऐसा करने का मौका मिलता है जब हैदराबाद और कर्नाटक के थ्रोन को लेकर डिस्प्यूट शुरू हो जाता है। हैदराबाद के निजाम आजफ जहां की 21 मई 1748 को मृत्यु हो जाती है और उनके बेटे नसीर जंग हैदराबाद के अगले निजाम बनते हैं। लेकिन इनके नेफ्यू और आसफ जहां के ग्रैंडसन मुजफ्फर जंग इनको चैलेंज करते हैं और खुद निजाम की गद्दी चाहते हैं।
उधर दूसरी तरफ कर्नाटक में नवाब अनवरुद्दीन को चैलेंज कर रहे होते हैं वहां के फॉर्मर नवाब दोस्त अली के सन इन लॉ चंदा साहब। ड्यूप्लेक्स को इसमें अपनी पॉलिटिकल स्कीम्स को आगे बढ़ाने का मौका दिखता है, इसलिए वो डेक्कन में मुजफ्फर जंग और कर्नाटक की नवाबशिप के लिए चंदा साहिब का सपोर्ट करने का डिसीजन लेते हैं। ये देखने पर इंग्लिश नसीर जंग और अनवरुद्दीन की साइड हो जाते हैं। इस तरह यहां से शुरू होती है सेकेंड कर्नाटक वॉर की कहानी, जो 1749 से 1754 तक चलता है। आइए जानते हैं इस वॉर के दौरान क्या क्या घटनाएं हुई। कोर्स ऑफ द वॉर। ड्यूप्लेक्स के प्लान को सक्सेस मिलती है जब मुजफ्फर जंग चंदा साहिब और फ्रेंच की कंबाइंड आर्मी के हाथों 1749 में वेल्लोर के पास हुई बैटल ऑफ अंबर के दौरान अनवरुद्दीन की हार और मृत्यु हो जाती है और दिसंबर 1750 में नसीर जंग को भी मार दिया जाता है। मुजफ्फर जंग डेक्कन के निजाम बन जाते हैं और ड्यूप्लेक्स को रिवॉर्ड के तौर पर रिवर कृष्णा के साउथ की पूरी मुगल टेरिटरी का गवर्नर डिक्लेयर कर देते हैं। इसके अलावा नॉर्दर्न सरकार्स के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स भी फ्रेंच को दे दिए जाते हैं और निजाम की रिक्वेस्ट पर एक फ्रेंच आर्मी को हैदराबाद में तैनात कर दिया जाता है, जिससे वहां फ्रेंच इंटरेस्ट्स को सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद मुजफ्फर जंग को मार दिया जाता है और फ्रेंच मुजफ्फर के अंकल सलाबत जंग को नया निजाम बनाते हैं। 1751 में चंदा साहिब कर्नाटक के नवाब बन जाते हैं। इस समय ड्यूप्लेक्स अपनी पॉलिटिकल पावर की हाइट पर होते हैं, लेकिन जल्दी ही कहानी में ट्विस्ट आता है। लेट नवाब अनवरुद्दीन के बेटे मोहम्मद अली ट्रिचनोपली के फोर्ट में रेफ्यूज लिए हुए थे। चंदा साहिब और फ्रेंच के अनेक प्रयासों के बाद भी किला नहीं जीता जाता। अंग्रेज भी शांत नहीं बैठते थे। रॉबर्ट क्लाइव, जो मोहम्मद अली को त्रिचुनापल्ली में इफेक्टिव रीइंफोर्समेंट नहीं दे पाते, गवर्नर सॉन्डर्स को एक काउंटर मूव सुझाते हैं, जिसके तहत कर्नाटक की कैपिटल आरकॉट पर एक सरप्राइज अटैक प्लान किया जाता है, जिससे त्रिचुनापल्ली से प्रेशर को डाइवर्ट किया जा सके। प्लान के मुताबिक क्लाइव सिर्फ 210 सोल्जर्स के फोर्स के साथ अगस्त 1751 में आरकॉट को कैप्चर कर लेते हैं। चंदा साहिब के द्वारा त्रिचुनापल्ली से डाइवर्ट करके 4000 की फोर्स भेजी जाती है, लेकिन यह फोर्स आरकॉट को जीतने में असफल रहती है। आरकॉट की सफलता के बाद अंग्रेजों का मनोबल और भी बढ़ जाता है और 1752 में स्ट्रिंगर लॉरेंस एक स्ट्रांग इंग्लिश फोर्स के साथ त्रिचुनापल्ली में फ्रेंच से सरेंडर करा लेते हैं और इसी बीच चंदा साहिब को तंजौर के राजा षड्यंत्र करके मार डालते हैं। मोहम्मद अली कर्नाटक के नवाब बन जाते हैं। त्रिचुनापल्ली में हुए डिजास्टर के बाद ड्यूप्लेक्स की किस्मत का सितारा डूबने लगता है। फ्रेंच कंपनी के डायरेक्टर्स ड्यूप्लेक्स के पॉलिटिकल एम्बिशंस और उस पर हुए खर्च से खुश नहीं होते और उन्हें इंडिया से वापस फ्रांस बुला लिया जाता है। 1754 में ड्यूप्लेक्स को रिप्लेस करके फ्रेंच के नए गवर्नर बनते हैं गोडेहू। ये अंग्रेजों के साथ नेगोशिएशंस शुरू करते हैं और 1755 में ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी साइन करते हैं। इसके साथ ही सेकेंड कर्नाटिक वॉर का एंड होता है। आइए अब इस वॉर के क्या इंप्लीकेशंस हुए उसको भी समझते हैं। इंप्लीकेशंस। सेकेंड कर्नाटिक वॉर से यह साफ हो गया कि यूरोपियन कंपनी को सक्सेस के लिए इंडियन अथॉरिटी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, बल्कि उल्टा इंडियन अथॉरिटी कंपनीज के ऊपर डिपेंडेंट होने लगी थी। कर्नाटक में मोहम्मद अली और हैदराबाद में सलाबत जंग यूरोपियन कंपनीज के पेट्रन न होकर क्लाइंट बन गए थे। इंग्लिश और फ्रेंच के बीच कॉन्फ्लिक्ट का यह दूसरा राउंड भी इनकंक्लूसिव रहा, क्योंकि अंग्रेजों के कैंडिडेट मोहम्मद अली कर्नाटक के नवाब तो बन जाते हैं, लेकिन फ्रेंच डेक्कन में अभी भी स्ट्रांग थे। उनके कैंडिडेट सलाबत जंग हैदराबाद के निजाम थे। साथ ही सालाना 30 लाख रुपए रेवेन्यू देने वाले नॉर्दर्न सरकार्स के कुछ इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स भी फ्रेंच कंपनी को मिल गए थे। हाँ, वॉर से पहले की तुलना में साउथ इंडिया में फ्रेंच की पोजीशन कुछ कमजोर और अंग्रेजों की पोजीशन कुछ स्ट्रांग जरूर होती है। इंडिया में एंग्लो फ्रेंच राइवलरी का डिसाइसिव एक्शन होता है थर्ड कर्नाटिक वॉर में। तो आइए अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं। थर्ड कर्नाटिक वॉर और द बैटल ऑफ वांडी वॉश 1758 to 1763। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर की तरह ही थर्ड कर्नाटिक वॉर भी यूरोप में चल रहे इंग्लिश और फ्रेंच के स्ट्रगल की इंडिया में गूंज थी। 1756 में यूरोप में 7 इयर्स वॉर शुरू हो जाता है और फिर से इंग्लैंड और फ्रांस आमने सामने होते हैं। इसका एक्सटेंशन इंडिया तक होता है।
फ्रेंच गवर्नमेंट 1757 में जनरल काउंट डी लैली को इंडिया भेजती है, जो 12 महीने की यात्रा के बाद 1758 में यहां पहुंचते हैं। इसी बीच ब्रिटिशर्स 1757 में बंगाल में प्लासी का बैटल जीत चुके होते हैं, जिससे उन्हें इनॉर्मस रिसोर्सेज मिल जाते हैं और 1758 में ही काउंट डी लैली फोर्ट सेंट डेविड को कैप्चर कर लेते हैं। लैली का नेक्स्ट मूव मद्रास को घेरने का होता है, लेकिन वहां अंग्रेजों की एक स्ट्रांग नेवल फोर्स आ पहुंचती है और लैली को मजबूर होकर घेराव खत्म करना पड़ता है। इसके बाद लैली हैदराबाद से बसी को बुला लेते हैं। ये फ्रेंच की एक बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि इससे उनकी लैंड गैरिसन कमजोर पड़ गई। और इसी बीच पोकॉक के कमांड में इंग्लिश फ्लीट फ्रेंच फ्लीट को 3 बार हरा देती है और फ्रेंच फ्लीट को इंडियन वाटर्स छोड़कर जाने पर मजबूर कर देते हैं। सी पर कमांड होने के बाद अब अंग्रेजों के लिए जीत का रास्ता खुल जाता है और उनकी फाइनल विक्ट्री में कोई डाउट नहीं रहता। फ्रेंच को 22 जनवरी 1760 को तमिलनाडु में वांडीवॉश की बैटल में सर आयर कूट के हाथों बुरी तरह हार का स्वाद चखना पड़ता है। बसी को प्रिजनर बना लिया जाता है। काउंट डी लैली पौंडीचेरी में रिट्रीट कर जाते हैं। 8 महीने के ब्लॉकेड के बाद पौंडीचेरी भी अंग्रेजों द्वारा जीत लिया जाता है और 16 जनवरी 1761 को लैली सरेंडर कर देते हैं। उसके बाद जल्दी ही फ्रेंच माहे और गिंगी को भी खो देते हैं। इस तरह साउथ इंडिया में एंग्लो फ्रेंच राइवलरी के ड्रामा का फाइनली पर्दा गिरता है। फ्रेंच की पोजीशन अब वापस उठने लायक नहीं रह गई थी। यूरोप में 7 इयर्स वॉर का एंड होता है 1763 में ट्रीटी ऑफ पेरिस के द्वारा। इसके प्रोविजंस के अनुसार फ्रेंच को पौंडीचेरी और कुछ अन्य सेटलमेंट्स वापस कर दिए जाते हैं, लेकिन इस शर्त पर कि इनको कभी भी फोर्टिफाई नहीं किया जाएगा। इस तरह इंडिया में फ्रेंच के पॉलिटिकल एम्बिशंस का हमेशा के लिए एंड हो जाता है। दोस्तों, ये तो हमने जान लिया कि फ्रेंच और इंग्लिश कंपनीज के कॉन्फ्लिक्ट में फाइनली इंग्लिश को जीत मिलती है और फ्रेंच को हार। पर अब इसके पीछे के कुछ रीजंस को भी जानते हैं। कॉजेस फॉर द इंग्लिश सक्सेस एंड द फ्रेंच फेलियर। इंग्लिश सक्सेस का सबसे पहला रीजन था इंग्लिश कंपनी पर लेसर गवर्नमेंटल कंट्रोल। वो एक प्राइवेट कंपनी थी, इसलिए काम कर रहे लोगों में एंथुजियाज्म और सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी नहीं थी। कंपनी इंस्टेंट डिसीजंस भी ले सकती थी क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट की परमिशन नहीं चाहिए होती थी। दूसरी तरफ फ्रेंच कंपनी गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, इससे डिसीजन मेकिंग में भी डिले होता था। दूसरा रीजन था अंग्रेजों की सुपीरियर नेवी। इसकी हेल्प से वो सभी इंपॉर्टेंट बैटल्स जीत पाते हैं। साथ ही इंडिया की बड़ी और इंपॉर्टेंट सिटीज पर ब्रिटिश का ही कंट्रोल था, जैसे कि कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास, जबकि फ्रेंच के पास सिर्फ पौंडीचेरी ही था। ऐसा कई हिस्टोरियंस का मानना भी है कि इंग्लिश कैलकाटा से शुरू करके पूरे इंडिया को कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन पौंडीचेरी से शुरू करके फ्रेंच क्या कोई भी ऐसा नहीं कर सकता था। इसके अलावा इंग्लिश कंपनी के पास फंड्स की कमी नहीं थी। कर्नाटक वॉर्स के बीच में ही 1757 में प्लासी का बैटल होता है, जिसमें जीतने पर कंपनी की वेल्थ में और भी ज्यादा इजाफा होता है। लेकिन फ्रेंच के पास फंड्स की शॉर्टेज बनी रहती है। वो पॉलिटिकल एम्बिशंस की वजह से कमर्शियल इंटरेस्ट्स की अनदेखी कर देते हैं। एक और इंपॉर्टेंट रीजन था ब्रिटिश सक्सेस के पीछे अंग्रेजों के सुपीरियर मिलिट्री कमांडर्स। इंग्लिश साइड पर सर आयर कूट, मेजर स्ट्रिंगर लॉरेंस, रॉबर्ट क्लाइव जैसे लीडर्स की लंबी लिस्ट के कंपैरिजन में फ्रेंच साइड पर सिर्फ ड्यूप्लेक्स का ही नाम याद रहता है। दोस्तों, ये थे कुछ रीजंस जिनकी वजह से इंग्लिश फ्रेंच को हराकर इंडिया में अपना डोमिनेंस बनाने में कामयाब होते हैं। कंक्लूजन। थर्ड कर्नाटक वॉर में जीत के बाद इंडिया में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भी यूरोपियन राइवल नहीं बचता और इसके बाद वो अपना पूरा ध्यान इंडिया में एक डोमिनेंट पॉलिटिकल पावर बनने पर लगा देते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे धीरे धीरे एक एम्पायर सेटअप करती है, ये हम अपनी आने वाली वीडियोस में देखेंगे। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।